हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले के पार्ट में पेप्टिक अल्सर के पहले के पार्ट में पार्ट 1 में हमने देखा कि उसके इटियोलॉजी, उसके कारण, उसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या दिखाई देते हैं। आज हम उसकी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। आयुर्वेद में इसको परिणाम सूल के नाम से जानते हैं। इसी से मिलता जुलता एक अन्न द्रव सूल भी होता है। परिणाम सूल की जो संप्राप्ति है वह स्वनिदान प्रकुपितो वायु सन्निष्ठदा कफ पित्ते समावृत्य शूलकारी भवेद बलि भुक्ते जीर्यति यच्छूलम तदेव परिमणाम्यम तस्य लक्षणमप्येत समासेनाभिधीयते। मीन्स अपने निदानों से, अपने दोषों के प्रकोप होने के निदानों से वायु कफ और पित्त को आवृत कर कर शूल उत्पन्न करती है, जो कि खाना पचने के पश्चात उसका वेदना पीड़ा होती है। इससे हमको समझ में आता है कि परिणाम सूल ड्यूडेनल अल्सर के समान डिजीज़ है। इसके लक्षण हम देखें, ये दोष के आधार पर परिणाम सूल 3 प्रकार का एकल दोष होता है और द्विदोषा यानी सन्निपातज प्रकार का होता है। वार्तिक परिणाम सूल के लक्षणों में पहला है आधमान यानी पेट फूलना, आटोव यानी पेट का गुड़गुड़ा करना, मलमूत्र का अवरोध यानी कॉन्स्टिपेशन, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, अरति यानी किसी काम में मन नहीं लगना, वेपथु यानी शरीर में कंपन होना, ट्रेमर्स डेवलप होते हैं। स्निग्ध और उष्ण पदार्थों के सेवन से शांत होता है। इसका जो वेदना है वो स्निग्ध यानी चिकने पदार्थ और उष्ण पदार्थों के सेवन से इसकी वेदना का शमन होता है। नेक्स्ट हम देखें पित्तज परिणाम सूल के लक्षण। इसमें तृष्णा यानी प्यास ज़्यादा लगती है, शरीर में जलन होती है, अरति होती है, श्वेत यानी पसीना ज़्यादा निकलता है, कटु अम्ल लवण रस के खाने से बढ़ता है, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें कि जो कि कड़वे हों, खट्टे हों, नमकीन हों, ऐसे पदार्थों के सेवन से, ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से वेदना पीड़ा बढ़ जाती है। शीतल पदार्थों के सेवन से शांत होती है। अब तीसरा हम देखें कफज परिणाम सूल के लक्षण। इसमें वॉमिटिंग होती है, हिल्लास यानी नौसिया होता है, मन और इंद्रियों का मोह होता है, अल्प पीड़ा दीर्घ संतति यानी देर तक रहता है। इसमें वेदना कम होती है परंतु जो होती है तो काफ़ी देर तक इसकी वेदना बनी रहती है। कटु और तिक्त रस से शांत होती है, यानी कड़वी और तीखी चीज़ों को के सेवन से इसकी वेदना जो है वो समान होती है। इसी से मिलता जुलता एक अन्न द्रव शूल भी है। इसको जीर्णे जीर्यत जीर्णे व यच्छूलम उपजायते पथ्यापथ्यम प्रयोगेण भोजनन भोजनं च न समम याति नियमात सोअन्न द्रव उदाहरता। मतलब जो भोजन पचते समय, पचने पर या अजीर्ण में भी यानी अधपचे भोजन में भी, पथ्य अपथ्य करने पर भी, भोजन करने या न करने पर भी हमेशा पेट में दर्द, हमेशा उदर शूल होता रहता है, उसे अन्न द्रव शूल के नाम से हम जानते हैं। और ये किसी भी तरह से शांत नहीं होता। जैसे हम परिणाम सूल में हमने देखा कि वेदना का समय क्या होगा, खाली पेट होगा उस समय होता है, और क्या क्या सेवन करने से शांत होता है। लेकिन ये अन्न द्रव शूल में इस प्रकार का कोई शूल नहीं होता। इससे हमको समझ में आता है कि ये गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस जैसी स्थिति कुछ होगी ऐसा लगता है। पेप्टिक अल्सर के डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं। उसमें पहला ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए कि हीमोग्लोबिन कितना गिर गया है, कितना डाउन हो गया है, ESR देखने के लिए, क्रॉनिसिटी देखने के लिए। स्टूल एग्जामिनेशन भी हम करते हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड। हीमोग्लोबिन या ब्लड तो नहीं उससे पास हो रहा है, मेलिना की स्थिति में भी खास तौर से यदि मेलिना की कंप्लेंट पेशेंट बता रहा है ब्लैक स्टूल की, उस समय हमको स्टूल टेस्ट करना बहुत अनिवार्य हो जाता है कि यदि लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहेगी तो उससे सीवियर हीमोग्लोबिन डाउन होगा और सीवियर एनीमिया डेवलप हो सकता है। इसके लिए हमको इसको टेस्ट करना ज़रूरी है। गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट करना ज़रूरी है कि HCl की स्थिति देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना है, कितनी मात्रा में निकल रहा है। मेन इसका इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस के लिए होता है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। बेरियम मील
एक्सरे हम लोग इसमें करते हैं, बेरियम मील एक्सरे इसमें किया जाता है। बेरियम मील एक्सरे में बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन हम पेशेंट को पिलाते हैं और पिलाने के पश्चात एक्सरे एक्सपोज करते हैं, एक्सरे से एक्सपोज इसमें हम करते हैं। तो बेरियम इसमें फिलिंग डिफेक्ट आती है, यानी उसके अपोजिट साइड में फिलिंग डिफेक्ट, तो उसकी मस्कुलर एक्शन की वजह से जहाँ पर अल्सर होता है उसके अपोजिट साइड में हम देखते हैं कि वो क्रेटर नीचे इस प्रकार का बन जाता है, तो उसको हम फिलिंग डिफेक्ट कहते हैं। तो वो हमको दिखाई देता है, तो उससे हमको समझ में आता है कि अल्सर वहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद गैस्ट्रोस्कोपी से उसका शेप एंड साइज कंफर्म होता है। एंडोस्कोपी इसको हम कहते हैं। तो एंडोस्कोपी से उसका शेप, साइज, उसकी गहराई सारे और कितने संख्या में अल्सर्स हैं तो वो हमको दिखाई दे सकते हैं। तो एंडोस्कोपी से इसको डायरेक्ट विज़न हम अल्सर्स का देख सकते हैं। चिकित्सा हम देखें इसकी, आयुर्वेदिक मेडिसिन की इससे हम चिकित्सा करते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से औषधियों का प्रयोग हम करते हैं वो है अविपत्तिका चूर्ण, शतावरी लौह, कामदुधा रस, सूतशेखर रस, प्रवाल पंचामृत, शंख भस्म, कपर्दिका भस्म, मुक्ता सुक्ति आदि औषधियों का पेशेंट के डिजीज़ के हिसाब से, उसकी क्रोनिसिटी के हिसाब से, पेशेंट की आयु देखकर विभिन्न प्रकार की मात्राएं डिसाइड कर कर पेशेंट को हम अंडर ऑब्जर्वेशन चिकित्सक के सलाह से इन औषधियों का सेवन हम कराते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट मॉडर्न में हम देखें कि ऑपरेशंस इसमें किए जाते हैं। ऑपरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अधिकांश केसेस वैसे मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा से सही हो जाते हैं, परंतु कुछ केसेस में, यानी किस स्थिति में हमको ऑपरेशन की सलाह देनी पड़ती है वो है यदि उससे अल्सर से ब्लीडिंग होने लगे, ब्लीडिंग हो और काफ़ी मात्रा में ब्लीडिंग हो, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को की लाइफ सेव करने के लिए हमको सर्जरी के द्वारा उसको ठीक करना पड़ता है। एक्सक्रूसिएटिंग पेन इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में बहुत तेज़ दर्द हो जिसकी वजह से पेशेंट बेचैन रहता है, तो ऐसी अवस्था में भी उसको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कंटेंट विद इन द स्टमक, स्टमक के अंदर कंटेंट का रुकता हो तो ऐसी स्थिति में अल्सर्स बढ़ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में पेशेंट को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। अल्सर परफोरेशन रिजल्टिंग इन पेरिटोनाइटिस, जब क्रॉनिक अल्सर हो जाता है उस समय इसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में परफोरेशन इसमें हो सकता है, और जब परफोरेशन हो जाएगा तो वहाँ से कंटेंट निकल के पेरिटोनाइटिस डेवलप करते हैं और उसमें पेशेंट की लाइफ को खतरा हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में पेशेंट को लाइफ सेव करने के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट, उसकी सर्जरी एडवाइस की जाती है। ऑपरेशंस में जो एडवाइस किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की सर्जरी हैं, उसमें पहला है वेगोटॉमी। इससे नाम से जैसे समझ में आ रहा है कि वेगस नर्व जो कि जिसके स्टिमुलेशन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है उसको कट कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलने की मात्रा जो है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे अल्सर जो है वो उनकी हीलिंग वो नेचुरल प्रोसेस है। अल्सर की हीलिंग जो नेचुरली होती है, सिर्फ हम उसको प्रमोट करते हैं, कंडीशंस डेवलप करते हैं जिससे कि उसमें हीलिंग प्रॉपर हो और जल्दी हो। तो उसके लिए अवस्था को डेवलप करने के लिए वेगोटॉमी एडवाइस की जाती है। वेगोटॉमीज आर ट्रेडिशनली डन टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एसिड योर स्टमक प्रोड्यूस, यानी जो स्टमक से एसिड निकल रहा है उसको कम करने के लिए वेगोटॉमी की जाती है। इसकी 3 प्रकार की हैं। कहाँ पर की अवस्था को, कहाँ के एसिड को अपन को कम करना है, किस स्थिति में, किस पोजीशन पे अल्सर्स हैं, उसके आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। पहला है ट्रंकल वेगोटॉमी। दिस टाइप इज कॉमनली यूज्ड विथ पाइलोरोप्लास्टी और एब्डोमिनल ड्रेनेज टू ट्रीट क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर। इट इन्वॉल्व कटिंग one or more of the branches that split off the main trunk of the vagus nerve and travel down your esophagus to your stomach and other digestive organs। इसमें हम देखें कि वेगस नर्व जो
वेगस नर्व जो आती है, जैसे ये स्टमक हम देखें, ये पाइलोरिक एंड, ये ड्यूडेनम। तो वेगस नर्व के दो ट्रंक होते हैं, एक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये एंटीरियर साइड से है और एक पोस्टीरियर में होता है। तो यहाँ से ये वेगस नर्व आती है। तो इस वेगस नर्व के बाद ये इसकी ब्रांचेस, इसमें ब्रांच निकलती है, लिवर के लिए चली जाती है, और एक जो है इसकी स्टमक के विभिन्न रीजन में ये ब्रांचेस निकलती हैं। तो यदि हम ट्रंक को ही, ये ट्रंक है एंटीरियर ट्रंक एंड पोस्टीरियर ट्रंक, इस ट्रंक को यहीं से कट कर दें तो ये पूरी की पूरी वेगस नर्व जो है वो अपना कार्य करना बंद कर देती है। इससे आगे की जो और भी फंक्शंस हैं, इस फंक्शन के अलावा वेगस नर्व के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो सारे फंक्शंस हैम्पर करते हैं। इसके लिए जिस स्थान की हमको कट करना हो, तो आगे हम देखते हैं कि जिस प्रकार में हम देखते हैं कि उनका कट वहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन ट्रंकल वेगोटॉमी करने से दूसरे फंक्शंस भी डिस्टर्ब होते हैं, तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, जिससे कि एसिड निकलना इसका कम हो जाता है। दूसरा हम देखें, सिलेक्टिव वेगोटॉमी कहते हैं। दिस ऑप्शन कट्स द वेगस नर्व फर्दर डाउन क्लोजर टू योर ऑर्गन, यानी जो स्टमक को जो ब्रांचेस सप्लाई करती हैं उनको यदि कट कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं सिलेक्ट, यानी सिलेक्ट कर उनकी वेगस नर्व की ब्रांचेस को कट करना, वो सिलेक्टिव वेगोटॉमी। दैट ओनली सम ऑफ द फंक्शंस इट रिमूव्ड, उसके जो जिन फंक्शन को हमको रिमूव करना है वही फंक्शन रिमूव होते हैं, बाकी जो लिवर की सप्लाई है वो बराबर बनी रहती है, और भी उसके जो कार्य हैं वो होते रहते हैं। तो उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव वेगोटॉमी। तीसरा है हाईली सिलेक्टिव वेगोटॉमी। Like a selective vegotomy, this type involves only cutting the part of the vagus nerve that directly affect your stomach, यानी जो स्टमक के जिस पार्ट को हमको इन्वॉल्व है उस पार्ट की ब्रांच को काटना ही हाईली सिलेक्टिव वेगोटॉमी कहलाती है। ये फिगर में हम देखते हैं, ये देखिए 3 प्रकार के वेगोटॉमी के फिगर यहाँ बताए गए हैं। दिस वन इज ट्रंकल वेगोटॉमी, ये सिलेक्टिव वेगोटॉमी, और तीसरा जो है हाईली सिलेक्टिव वेगोटॉमी। जैसे इसमें दिखाया गया है कि ये जो डॉटेड लाइन के द्वारा लेफ्ट वेगस नर्व और राइट वेगस नर्व जो भी हमको कट करनी है, ट्रंक से ही वेगोटॉमी कर दी जाती है, तो उसको हम ट्रंकल वेगोटॉमी कहते हैं। सिलेक्टिव वेगोटॉमी लिवर की ब्रांच को छोड़कर बाकी ब्रांच यानी ट्रंक के नीचे से जो लिवर की जो सप्लाई है उसको छोड़ के नीचे से कट करते हैं, उसको कहते हैं सिलेक्टिव वेगोटॉमी। और बाकी जो ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस को कट करें तो उसको कहते हैं हाईली सिलेक्टिव वेगोटॉमी। ये 3 प्रकार की वेगोटॉमी होती है। दूसरी सर्जरी है, इसको कहते हैं पाइलोरोप्लास्टी। जैसे इसके नाम से समझ में आता है, जो पाइलोरिक एंड है स्टमक का, उस पाइलोरिक एंड को ड्रेनेज टाइप का ये सर्जरी है, वहाँ पर जो कंटेंट रुकते हैं वो कंटेंट न रुकें, इसके लिए पाइलोरोप्लास्टी की जाती है। Pyeloplasty is a surgery in which the pylorus, the opening that allows the passage of the food from the stomach into the small intestine, is widened, यानी उसको ब्रॉड कर दिया जाता है। वहाँ से कट करके पाइलोरस एंड को चौड़ा कर देते हैं, जिससे कि फूड वहाँ पर रुकता नहीं है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये देखिए, इस प्रकार से पाइलोरोप्लास्टी, जो पाइलोरिक एंड दिखाई दे रहा है, उस पाइलोरिक एंड पर Pyloroplasty is a surgery in which the pylorus, the opening that allow the passage of the food from the stomach into the small intestine, is widened. ये हम देखें कि पाइलोरिक एंड जो है, उस पाइलोरिक एंड पर एक लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगाया जाता है। ये पाइलोरिक एंड है, यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगाया जाता है। इस लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन के बाद में इसको इस प्रकार से सूचर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसकी जो मसल्स हैं वो कट जाती हैं और उसका जो पैसेज है वो ब्रॉड हो जाता है। तो ब्रॉड होने की वजह से जो कंटेंट्स हैं वो स्टमक से निकल के ड्यूडेनम में पास आउट हो जाते हैं, जल्दी वहाँ पर रुकते नहीं हैं। इसका ड्रेनेज टाइप की सर्जरी है। नेक्स्ट सर्जरी है पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, यानी जिस पार्ट में
स्टमक के जिस पार्ट में अल्सर होता है उस पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया जाता है और ड्यूडेनम को वहाँ से जोड़ देते हैं। इसमें भी ये दो प्रकार के होते हैं, बिलरॉथ 1 ऑपरेशन एंड बिलरॉथ 2 ऑपरेशन। बिलरॉथ 1 एंड बिलरॉथ 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है। बिलरॉथ 1 में जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो है स्टमक के जिस पार्ट में होती है उस पार्ट को रिसेक्ट करके निकाल दिया जाता है, और ड्यूडेनम को, इसको बोलते हैं एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। स्टमक का एंड और ड्यूडेनम का एंड, दोनों एंड को हम एनास्टोमोस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसको कहते हैं बिलरॉथ 1 ऑपरेशन। बिलरॉथ 2 ऑपरेशन में एंड टू साइड एनास्टोमोसिस की जाती है, यानी स्टमक का एंड पार्ट और जेजुनम का लेटरल पार्ट, साइड पार्ट, उसको बोलते हैं लेटरल। तो एंड टू लेटरल, एंड टू साइड एनास्टोमोसिस। इसका फ़ायदा ये होता है कि स्टमक, इसमें ड्यूडेनम का जो पार्ट है जो आपको लंप के रूप में दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बाइल सीक्रेशंस उसमें आते रहते हैं जिससे कि डाइजेशन प्रॉपरली होता रहता है। इसको बोलते हैं एंड टू साइड एनास्टोमोसिस या बिलरॉथ 2 गैस्ट्रेक्टोमी। हम देखें कि ऑपरेशन के बाद भी, या पेशेंट पूछते हैं कि इसमें हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उनके एडवाइस के लिए पेप्टिक अल्सर में जो आहार हम देते हैं वो एक साथ न दे के पेशेंट को बोलते हैं कि दिन भर में 5 या 6 बार थोड़ा थोड़ा करके भोजन सेवन करना चाहिए, और स्ट्रेट सीधा बैठ के भोजन सेवन करना चाहिए, झुककर या लेटकर, बैठकर इस प्रकार से भोजन नहीं लेना चाहिए। भोजन से कुछ देर पहले और कुछ देर बाद तक आराम करना चाहिए। सोने से कम 3 घंटे पहले तक हमको भोजन समाप्त कर देना चाहिए, यानी 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है, उसके बाद ही आपको सोना है। बेकरी उत्पाद नहीं खाने चाहिए, ब्रेड, बिस्किट, केक आदि। चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड में, हर फास्ट फूड में चीज़ डाली जाती है, तो उस चीज़ का सेवन हमको नहीं करना चाहिए। खट्टे फल, डेयरी प्रोडक्ट, चॉकलेट्स, मसालेदार खाद्य पदार्थ, स्पाइसी फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। वसायुक्त भोजन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, कॉफ़ी आदि का सेवन भी हमको कम से कम करना चाहिए। करना क्या चाहिए, तो हरी सब्जियों का सेवन, अंडे, सेव, केला आदि फलों का सेवन, अंकुरित अनाज, यानी फाइब्रस डाइट को हमारी डाइट में, प्रतिदिन की डाइट में हमको सेवन करना चाहिए। सलाद भरपूर खाना चाहिए, अंकुरित अनाज खाना चाहिए, अंकुरित चने, अंकुरित दालें का सेवन हमें करना चाहिए। इस प्रकार से एक पेप्टिक अल्सर आज हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।